कहाँ है तू? अब कब तक ऐसे छुपी रहेगी? बाहर आ जा यार, मजाक मत कर। सामने आ जा, वापस भी तो जाना है। आ आ जा। आ! दोस्तों, दिल्ली के एक आलीशान अपार्टमेंट में रहने वाली माधुरी गुप्ता जो अपने बिस्तर पर पड़ी थी, उसकी आंखें धसी हुई थीं, जैसे शरीर का मानो सारा खून सूख चुका हो। उसका चेहरा अब पीला पड़ चुका था। माधुरी की माँ बबीता हर रात उसके बिस्तर के पास बैठकर रोती थी। उसका दिल अपनी बेटी को इस हालत में देखकर पल पल तड़प रहा था। उसकी बेटी माधुरी जो सबकी चहेती थी, आज न जाने उसको किसकी नज़र लग गई जो वो इस हाल में पहुंच चुकी है। पहले हल्का बुखार था, फिर सिर दर्द और अब वो बेजान सी बिस्तर पर थी। माधुरी को कई अस्पताल में भी दिखाया गया, पर उसके हाल में कोई सुधार नहीं था। कुछ दिनों में माधुरी की शादी भी करीब थी, पर उसकी हालत देखकर उसके मंगेतर ने भी अभी शादी करने से मना कर दिया। घर वालों ने माधुरी की तबीयत को ठीक करने के लिए घर में पंडित जी को बुलाकर पूजा पाठ भी करवाई, पर उसके बाद भी माधुरी की हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। उसी रात की बात है, सभी लोग अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तभी माधुरी के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। आ, आ! उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता उसके कमरे की ओर दौड़कर गए। कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा, चारों तरफ काला अंधेरा फैला हुआ था। माधुरी अपने नाखूनों से दीवारों को बुरी तरह खरोच रही थी। आ, आ, आ! उसके हाथों की उंगलियों से खून टपक रहा था, पर मानो उसे दर्द का कोई एहसास ही नहीं हो रहा हो जैसे। माधुरी बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? संभालो बेटा, खुद को संभालो। ये बात सुनकर माधुरी अपनी माँ की ओर देखने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं, जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसने एक ठंडी डरावनी हंसी हंसी जो बबीता के रोंगटे खड़े कर गई। बबीता ने चीखकर माधुरी को पकड़ा और उसे बिस्तर पर लिटाया, लेकिन माधुरी की हरकतें अब और भी अजीब हो रही थी। वो रात में अचानक चीखने लगती, कभी दीवारों को घूरती तो कभी ऐसी भाषा में बोलती जो किसी को समझ नहीं आती थी। सारा महा दासा श्यारा सा। ये क्या हो रहा है हमारी बेटी को? मेरी माधुरी ऐसी नहीं थी। मैंने हर डॉक्टर से बात की बबीता, पर कोई नहीं बता पा रहा कि उसे क्या बीमारी है। बबीता और मनोज अब पूरी तरह टूट चुके थे। डॉक्टर का कहना था कि माधुरी की मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। डॉक्टर ने माधुरी की तबीयत में सुधार के लिए उसे पागल खाने भेजने के लिए कहा, मगर उसके माता पिता ने इस चीज़ से साफ इनकार कर दिया। उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि उनकी बेटी जल्दी ही जरूर ठीक हो जाएगी। एक रोज की बात है, माधुरी की बुआ संध्या देवी अपने गांव से दिल्ली किसी काम से आई। संध्या एक बुजुर्ग महिला थी, जिनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में पुरानी कहानियों का ज्ञान था। वो तंत्र मंत्र और आत्माओं की दुनिया को अच्छी तरह से समझती थी। कैसी हो बबीता? अब आपसे क्या छुपाना दीदी, आपको तो पता ही है, जब से माधुरी की तबीयत खराब हुई है तब से इस घर में जैसे मानो मायूसी ने पैर जमा लिए हैं। पिछली बार जब मैं उससे मिली थी तब तो वो बिल्कुल ठीक थी। आखिर 1 महीने में ऐसा क्या हो गया जो आज उसकी हालत इतनी खराब हो गई है? तभी संध्या माधुरी से मिलने उसके कमरे में गई। कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें नकारात्मकता का ऊर्जा का आभास हुआ, जिसके कारण उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। दीदी आराम से जाइएगा, कहीं वो आपको नुकसान ना पहुंचा दे। अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। ऐसा कहकर संध्या माधुरी के कमरे में गई। कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा था, खिड़कियों पर पर्दे तक ढके हुए थे, बस एक लाइट की हल्की सी रोशनी थी।
कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी और हवा में फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? दीदी, वो रोशनी से है ना, माधुरी चिल्लाने लगती है इसलिए। तुम लाइट जलाओ। अंधेरे में नकारात्मक शक्तियों को अधिक प्रबलता मिलती है। संध्या के कहने पर बबीता ने कमरे की लाइट जला दी। तभी उन्होंने माधुरी को देखा, जो अजीब तरीके से बैठी हुई थी। आंखें पूरी तरह से लाल, वो एक कंकाल की तरह दिख रही थी। शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान और कमरों की दीवारों पर कुछ विचित्र से चिन्ह बने हुए थे, जिसे देखकर संध्या के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। बबीता, माधुरी की तबीयत खराब होने से पहले क्या वो कहीं बाहर गई थी? सुनसान जगह कोई, या किसी जंगल में, नदी के पास? हाँ दीदी, वो 1 महीने पहले अपने ऑफिस की ट्रिप पर उत्तराखंड गई थी। वहाँ से लौटने के बाद से ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। घोर अनर्थ हो गया। ये जो माधुरी के साथ हो रहा है वो कोई बीमारी नहीं है, बल्कि तुम्हारी बेटी को मसान ने पकड़ा है। मसान? वो क्या होता है दीदी? मसान वो आत्माएं हैं जो सुनसान जगहों पर रहती हैं, नदियों और झरनों के किनारों पर, घने जंगलों में या पुराने मंदिरों के पास। तुम्हारी बेटी के पास समय बहुत कम बचा है। अगर तुमने समय रहते कुछ नहीं किया तो तुम्हारी बेटी इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। सुनकर बबीता डर गई। नहीं नहीं दीदी, मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या करूं जिससे अपनी बेटी को बचा सकूं? इसके लिए तुम्हें अपनी बेटी को उत्तराखंड लेकर जाना होगा। वहीं तुम्हें मसान से मुक्ति की काट मिल पाएगी। इसके बाद अगले दिन माधुरी के माता पिता उसे उत्तराखंड लेकर जाने लगे, लेकिन माधुरी को ले जाना इतना आसान नहीं था। रास्ते में उसकी हालत और ख़राब हो गई। वो अजीब कार में बैठे बैठे अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी। कभी वो हंसती तो कभी चीखती और कभी ऐसी भाषा में बोलती जो कोई समझ नहीं पाता था। मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा। बेटी बेटी शांत हो जाओ, तू चिंता मत कर, जल्दी जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। रास्ते में एक बार माधुरी ने कार के शीशे को तोड़ने की भी कोशिश की। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो बार बार फुसफुसा रही थी। वो मुझे ले जाएगा, वो मुझसे नाराज है, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। बबीता और मनोज डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कई मुश्किलों के बाद परिवार चमोली के एक पुराने मंदिर पहुंचा, जहां मसान देवता की पूजा होती थी। मंदिर जंगल के बीच में था और वहां की हवाएं इतनी ठंडी और भारी थीं कि हर कोई सहम गया। मंदिर के आसपास पेड़ों की टहनियां हवा में झूल रही थीं, जैसे कोई उनसे फुसफुसा कर कुछ कह रहा हो। मंदिर की दीवारों पर अजीब से चिन्ह बने थे और हवा में सड़े हुए मांस की गंध फैली हुई थी। मंदिर में एक बाबा थे, एक बूढ़े साधु। उनकी आंखों में गहरी समझ थी। उन्होंने माधुरी को देखते ही कहा, इसे मसान ने पकड़ा है और ये कोई साधारण मसान नहीं है, बल्कि ये विवाहित पुरुषों का प्रेत है जो सालों से भटक रहा था। मेरी बेटी को बचा लीजिए, हम बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। कृपा करें, मेरी बेटी को बचा लीजिए। चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी लड़की को बचाने की। के बाद बाबा जी ने माधुरी को हवन कुंड के सामने बिठाया और मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण करने लगे, पर माधुरी को मानो उन मंत्रों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो एक डरावनी हंसी अपने चेहरे पर लिए उस बाबा को देख रही थी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस लड़की को मेरे साथ जाना ही होगा। दुष्ट मसान,
यह एक मासूम लड़की है। इसने तेरा क्या मंत्रों बिगाड़ा है जो तू उसे इतना सता रहा है? बाबा समझ गई कि मसान इतनी आसानी से उस लड़की के शरीर को नहीं छोड़ेगा, इसलिए उन्होंने माधुरी के माता पिता से बात की। आपकी लड़की का बचपाना बहुत ही मुश्किल है। ये बात सुन माधुरी के माता पिता रोने लगे। देखिए, हिम्मत रखिए, मेरे पास एक आखिरी उपाय है, पर इसके लिए आपको एक बकरे की बलि देनी होगी और थोड़ा मध भी मसान को चढ़ाना होगा। बलि? ये क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, एक बड़ा बकरा, और अगर ये मसान दुष्ट नहीं हुआ तो ये तुम्हारी बेटे को नहीं छोड़ेगा। परिवार ने बिना देर किए बकरे की व्यवस्था की। रात को मंदिर में हवन शुरू हुआ। बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। माधुरी के सामने बिठाया गया, लेकिन वो बार बार चीख रही थी। उसकी आवाज़ से पूरा मंदिर दहल रहा था। पर तभी बाबा ने अपनी आंखों से मनोज की ओर इशारा किया, जिसके बाद मनोज वहां एक थाली में लाल मांस और मदिरा लेकर आया और उसे माधुरी के सामने रख दिया, जिसे देखकर माधुरी थोड़ी शांत हो गई। उसकी आंखों में मांस और मदिरा को देखकर लालसा जाग रही थी। ये देख रहा है तू, मैं जानता हूँ तूने बरसों से इसका स्वाद नहीं चखा, पर आज मैं तुझे ये सब दूंगा। तभी माधुरी ने उस मांस की थाल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन बाबा ने वो थाल अपनी ओर खींच लिया। तू देता क्यों नहीं है? जल्दी दे मुझे। ये मांस और मदिरा मैं तुझे एक ही शर्त पर दे सकता हूँ, जब तू इस लड़की के शरीर को छोड़कर चला जाएगा। ये बात सुन माधुरी के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। सोच ले, इस लड़की का शरीर या ये मांस? मुझे ये मांस और मदिरा चाहिए, इसके बाद मैं इस लड़की के शरीर को छोड़कर चला जाऊंगा। के बाद बाबा ने उस मांस की थाल को माधुरी की ओर बढ़ा दिया। वैसे ही माधुरी अपने दोनों हाथों से मांस को चबा चबा कर खाने लगी। उसे देखकर ऐसा लगा रहा था मानो बरसों से वह भूखी हो और वो बिना रुके मांस को लगातार खाई जा रही थी। ये मंजर देखने में बहुत ही खौफनाक लग रहा था। देखते ही देखते थोड़ी देर में वो सारा मांस खा गई, जिसके बाद वो तुरंत बेहोश हो गई। बाबा, बाबा, ये क्या हो रहा है? मेरी बेटी बेहोश क्यों हो गई? घबराओ मत, अब वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद बाबा ने जल की कुछ बूंदें माधुरी के चेहरे पर छिड़की और वो होश में आ गई। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। नहीं नहीं, मुझे मत छुओ, वो मुझे ले जाएगा। माँ, शांत हो जा बेटी, अब तो बिल्कुल ठीक है। ये सुन वो बिल्कुल शांत हो गई। माधुरी अब थोड़ा बेहतर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक डर था। मसान ने बलि स्वीकार कर ली तुम्हारी बेटी, अब बिल्कुल ठीक है तुम्हारी। लेकिन सुनो, इस जगह पर दोबारा कभी मत आना, वरना मसान फिर लौटेगा। धन्यवाद बाबा, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। इसके बाद परिवार ने बाबा को प्रणाम किया और दिल्ली वापस लौट आए। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। अब माधुरी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। माधुरी की माँ के मन में एक सवाल था जो उन्हें काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हैं? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर भी मैं ज़्यादातर आपको परेशान ही देखती हूँ। बेटा, जो भी तेरे साथ हुआ वो आज भी मेरे जहन में कहीं ना कहीं बसा हुआ है। आज भी मेरा दिल उन दिनों की घटनाओं को याद कर कर दहल उठता है। तेरे ट्रिप से घूम कर आने के बाद ही ये सब शुरू हुआ था। पर ऐसा क्या हुआ था ट्रिप पर जो ये सब हुआ? इसके बाद माधुरी ने एक एक घटनाओं को याद करने की कोशिश की। माँ, हम सब ऑफिस के कलिक पहाड़ों में जब ट्रैकिंग के लिए गए थे तो रजनी मुझे एक अच्छे से फोटोग्राफ क्लिक करने को कहकर जंगल के बीच में ले गई थी। हम फोटोज क्लिक कर ही रहे थे कि तभी मैंने देखा रजनी मेरे आसपास नहीं थी। मैं उसका नाम पुकार पुकार कर बुला रही थी। रजनी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो?
अब तो आ जाओ। ऐसे छुपी रहोगी तो हम बाहर कैसे जाएंगे यार? मजाक मत कर, वापस भी जाना है। मुझे लगा कि वो मेरे साथ मजाक कर रही है, पर तभी मुझे पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आई, जिसे सुन जैसे ही मैं पलटी, एक डरावनी आकृति मेरे सामने थी। उसके बाद माँ मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ। ये बात सुनकर बबीता को रजनी पर शक हुआ। वो अपनी बेटी को लेकर तुरंत रजनी के घर गई। माधुरी, तुम? क्या हुआ रजनी, तू चौंक गई? क्यों, यकीन नहीं हो रहा कि मैं ठीक कैसे हो गई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुझे इतने दिनों बाद देखा तो मैं इसलिए चौंक गई। और कितना झूठ बोलेगी तू? मैं जानती हूँ जो भी ये उस दिन मेरे साथ हुआ था वो सब कुछ तूने किया था ना? सच सच बता, तूने किया था ना ये सब मेरे साथ? क्यों किया तूने ऐसा? ये बात सुनते ही रजनी के चेहरे पर एक भयानक हंसी छा गई। क्योंकि मैं तुझसे नफरत करती हूँ। मैं तुझसे बहुत नफरत करती हूँ। ऑफिस में भी तू सबकी फेवरेट बनती है। बॉस से लेकर हर कोई बस तेरा ही गुणगान गाता रहता है। यहाँ तक कि यश, जिसे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती थी, उसने भी तुझे चुना। इसलिए जब हम ट्रिप पर गए थे तो मुझे वहाँ तुझे रास्ते से हटाने का बहुत अच्छा मौका मिला। मैं बचपन से ही उत्तराखंड में पली बढ़ी हूँ। मैं जानती थी जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ मसान का वास है, इसलिए मैं तुझे जंगल के अंदर ले गई जहाँ जाना सख्त मना था। उस जंगल में अगर कोई शोर मचाए या उस जगह को अपमानित करे तो मसान उसका पीछा नहीं छोड़ता। यह सब कुछ मैं जानती थी, इसलिए मैं तुझे अकेला छोड़कर जंगल से बाहर चली गई थी। तुमने मेरी बेटी को मारने के लिए छोड़ दिया था। मैं तुम्हें पुलिस के पास जरूर लेकर जाऊंगी। तुम्हें अपनी गलतियों की सजा जरूर मिलेगी। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती आंटी। आपको शायद पता नहीं है, भूत प्रेत को कानून कभी नहीं मानता। आप चाहकर भी कुछ नहीं साबित कर सकती। तू चाहे कुछ भी कर लो रजनी, पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम बहुत नफरत करती थी ना मुझसे। अब देखना, ऑफिस से मैं तुम्हें जल्दी बाहर निकलवा कर छोड़ूंगी। तुम्हारी वॉइस मैंने रिकॉर्ड कर ली है और ये बॉस को मैं ज़रूर दूंगी। ये सुनते ही रजनी के होश उड़ गए, पर उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। देखते ही देखते कुछ दिनों में रजनी को ऑफिस से निकाल दिया गया। इस घटना को सालों बीत चुके थे, पर आज भी माधुरी दोस्त बनाने से डरती है। ना जाने कब कौन आपको धोखा दे जाए। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी अमावस की रात यानी कि मसान एक हॉरर स्टोरी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।